देवरानी गरीब जेठानी के मायके से आई पहली सावन की सोसाइटी के पार्क में 8 साल की गुंजन और कविता खेल रही होती हैं। कविता, क्या मैं भी तुम्हारे साथ इस झूले पर बैठकर झूल सकती हूँ? तुम और मेरे साथ? चलो ठीक है, बैठ जाओ। अब गुंजन जैसे ही कविता के साथ झूले पर बैठती है, कविता की माँ वहाँ आकर गुंजन के कान को मरोड़ देती है। क्यों रे? तो जैसी गरीब की बेटी की हिम्मत कैसे मेरी अमीर बेटी के बगल में बैठने की? तूने अपने कपड़े देखे हैं? कितने गंदे कपड़े हैं। तूने अपने कपड़े देखे हैं? कितने गंदे कपड़े तेरे। हट हट, दूर हो मेरी बेटी से, इसकी महंगी फ्रॉक खराब हो जाएगी। तभी गुंजन की गरीब माँ वहाँ आकर, रुक जाइए सुजाता जी, मानो मेरी बेटी गरीब है, लेकिन आपको इस पर हाथ उठाने का कोई हक नहीं। दूर कीजिए आप अपने हाथों को। अब मालिनी निराश होकर अपनी बेटी को लेकर घर आती है। माँ, मेरी फ्रॉक में ऐसी क्या कमी थी जो कविता की मम्मी ने मुझे उसके साथ बैठने से मना कर दिया? बेटी, कविता की मम्मी बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर है और तेरी माँ एक साधारण सी दर्जी है, इसलिए उसे मेरे कपड़े और मेरे गरीबी से चिढ़ है और इसलिए वो कभी अपनी बेटी के आसपास तुझे भटकने नहीं देती। अब देखते ही देखते गुंजन और कविता जवान हो जाती हैं। मम्मी, मेरी फ्रॉक सूट की तुरपाई खुल गई है, जरा इसकी तुरपाई कर दो। मुझे कविता के घर उसके जन्मदिन पर जाना है। देखो मैंने ये गिफ्ट भी खरीदा है उसके लिए। क्या कहा? तू समीर कविता के घर जा रही है? वो फिर तुझे नीचे दिखाएगी और उसको तेरा ये छोटा सा तोहफा पसंद भी आएगा? आ जाएगा माँ, और उसी ने बुलाया है मुझे अपने जन्मदिन पर। अब मालिनी फ्रॉक सूट की तुरपाई करती है, जिसे पहनकर गुंजन कविता के आलीशान घर में उसके जन्मदिन पर जाती है। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे कविता, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। अब कविता गुस्से से कोल्ड ड्रिंक का ग्लास गुंजन के मुंह पर फेंकते हुए, हाँ लेकिन तुम निहायत ही घटिया और बदचलन लग रही हो। तुमने अपने कपड़े देखे हैं? क्या सोचकर तुम ये फटीचर जैसा सूट मेरे बर्थडे पर पहनकर आ गई हो? सच में ये लड़की तो पार्टी में आए वेटर से भी गई गुजरी लग रही हैं। सच में ऐसे कपड़े तो मैं अपने घर के नौकरानी को भी नहीं देती हूँ पहनने के लिए। तभी वहाँ कविता की माँ आती है। बेटी, तेरी गलती है, तूने क्या सोचकर इस गरीब फटीचर चंद को अपने बर्थडे पर बुला लिया? तू जानती है ना इसकी गरीब दर्जी माँ इसके लिए ऐसे ही फटीचर कपड़े सिलती है। अब ये सुनकर गुंजन बहुत ज्यादा टूट जाती है। मुझे माफ कर दो कविता, मेरी वजह से तुम्हारी पार्टी की शोभा खराब हो गई। ठीक है, मैं यहाँ से अब चली जाती हूँ। ये लो, मैं ये तुम्हारे लिए लेकर आई थी। अब गिफ्ट रखकर आंखों में आंसू लिए गुंजन वहाँ से चली जाती है। और जब गुंजन घर आती है तो उसकी माँ, तो रो क्यों रही है बेटी? जरूर तेरी समीर दोस्त ने ही तुझे कुछ कहा होगा। माँ, मेरी ही गलती है, आपने तो समझाया ही था, लेकिन मैं फिर भी चली गई। मुझे लगा कविता दोस्ती के नाते मुझे बुला रही है, लेकिन वो आज भी सिर्फ अच्छे पैसे और अच्छे कपड़ों वालों को ही पहचानती है। अब इसी तरह कुछ महीने गुजरते हैं और अब धीरे धीरे गुंजन के गरीब माता पिता को गुंजन की शादी की चिंता बहुत ज्यादा सताने लगती है। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? मैं देख रही हूँ आप न खाना खाते हैं न घर में किसी से ठीक से बात करते हैं। अब खाना खाने से ज्यादा बेटी की शादी की चिंता होने लगी है मुझे मालिनी। कब तक इसके हाथ में पीले करूँगा? हाँ, देखते ही देखते 30 साल की हो गई है बिटिया। तुम भी छोटी मोटी दर्जी हो, मैं भी एक छोटा मोटा किसान। अब समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसे पैसे जोड़ेंगे अपनी बेटी की शादी के लिए। तभी वहाँ पर गुंजन आती है जो अपनी माँ से कहती है, माँ, आप लोग इतनी चिंता क्यों करते हैं मेरी शादी की? और मुझे तो अभी और पढ़ाई करनी है, पैसे कमाने हैं। मैं आप लोगों को इतनी जल्दी छोड़कर नहीं जाऊंगी। अब जहाँ गुंजन के परिवार वाले उसकी शादी के लिए चिंतित थे, तो वहीं अमीर कविता एक लग्जरी कॉफी शॉप में एक खूबसूरत हैंडसम लड़के को डेट कर रही थी। राहुल, हम कब तक ऐसे ही वेट करते रहेंगे? अब तुम अपने घर में हमारी शादी की बात करो ना। हाँ कविता, मैं जल्दी शादी की बात करूंगा अपने घर में, लेकिन मुझसे पहले मेरे भैया हैं, तो पहले उनकी शादी हो जाए या घर में उनकी शादी की बात छिड़े तभी तो मैं अपनी बात रखूंगा ना। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, पहले अपने बड़े भैया की शादी होने दो, फिर घर में कोई डिस्कशन करना। अब रात को राहुल के परिवार वाले खाने की टेबल पर, माँ जी, मैं सोच रही हूँ अब विनोद के हाथ पीले कर दूं, आप क्या कहती हैं? हाँ बिल्कुल, मैं भी चाहती हूँ कि अब विनोद की शादी हो, घर में एक सुंदर सुशील संस्कारी लड़की आए। ऐसी लड़की तो किसी गरीब परिवार की बेटी ही होगी माँ, क्योंकि गरीब घर की बेटियाँ ही काफी समझदार, संस्कारी और जिम्मेदारियों को संभालने वाली होती हैं। तो हम गरीब घर की बेटी ही इस घर में लेकर आएंगे। माँ जी, हम खुद मिडिल क्लास है, अगर लड़की भी गरीब घर से ले आएंगे तो बेटी को दहेज में क्या मिलेगा? नहीं, हम दहेज नहीं लेंगे। और बेटा, तुम रिश्तेदारों में बात करो, कहीं कोई लड़की है तो पता करे। अब कुछ ही हफ्तों में गोपाल को अपने चचेरे भाई के द्वारा गरीब मालिनी की बेटी गुंजन के बारे में पता चलता है और वो लोग गुंजन को देखने उसके गरीब घर में आते हैं। अरे आप लोग आइए आइए, बैठिए। बेटी जाओ, सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। अब गुंजन रसोई में जाकर चाय पानी लड़के वालों के लिए लेकर आती है। वैसे मालिनी जी, आपका घर तो काफी छोटा है, लग नहीं रहा आपके घर के हालात को देखकर कि आप शादी में अपनी बेटी को कुछ दे पाएंगी। पर मेरा बहू, बोलने से पहले थोड़ा सोचा करो। जी, हमें आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस आपकी ये संस्कारी बेटी चाहिए। हाँ, मेरे चचेरे भाई ने भी आपकी बेटी की बहुत तारीफ की है।
इसलिए अब मैं तो यही कहूँगा कि आप बस अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर बच्चों की शादी की तैयारी कीजिए। भगवान आपका भला करे। आप जैसे लोग अगर इस दुनिया में दो चार और हो जाए ना, तो गरीब घर के माँ बाप को अपनी बेटी की चिंता होनी ही खत्म हो जाएगी। अब इसी खुशी में मालिनी मोहल्ले में मिठाई बंटवाती है। किस बात की मिठाई बांट रही है मालिनी तू? मेरी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया है, ससुराल भी काफी अच्छा मिला है उसे। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, सुनकर खुशी हुई। अब मालिनी मिठाई लेकर अमीर सुजाता के घर की चौखट पर जाती है। लीजिए सुजाता जी, मिठाई खाइए, मेरी गरीब बेटी का रिश्ता हो गया है, काफी अमीर परिवार मिला है उसे। अच्छा, तो तेरी गरीब बेटी का रिश्ता हो गया, वो भी एक अमीर परिवार में। अब सुजाता इतना कहती है कि तभी वहाँ पर उसकी अमीर बेटी कविता आती है। अच्छा, तो गुंजन का रिश्ता फिक्स हो गया है। खैर, देखना उससे भी अच्छे घर में मेरी शादी होगी। आंटी जी, आप लोगों की तो आंखें पटी की पटी रह जाएगी। नहीं बेटी, हमें तो खुशी होगी। दूसरी तरफ उर्मिला अपने परिवार से, माँ जी, मैं सोच रही थी कि बड़े बेटे के साथ साथ छोटे बेटे राहुल के भी हाथ पीले करवा देते, तो देवरानी जेठानी एक साथ आ जाती घर में। अरे तो क्या हो गया, कल ही पंडित को बुला लेते हैं, वैसे भी अभी बड़े पोते की शादी होने में वक्त है। तभी गुस्से से राहुल वहाँ आकर कहता है, 1 मिनट दादी, मेरे लिए लड़की का रिश्ता पंडित जी से मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं शादी अपनी पसंद की लड़की से करूंगा। क्या कहा? तेरा दिमाग तो ठीक है, तूने अपनी आंखों से देखा है कि हम तेरे बड़े भाई का अरेंज मैरिज करवा रहे हैं, उसके बाद भी तूने ये कैसे सोच लिया कि हम तुझे लव मैरिज करने देंगे? हाँ बेटा, ये सब ठीक बात नहीं है, और कल को वो लड़की खराब निकल गई तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, वो लड़की बहुत अच्छी है, और अगर आप लोगों ने जबरदस्ती मेरी शादी किसी और से करने की बात की ना, तो मैं भागकर कोर्ट मैरिज कर लूंगा। देख रही हो कैसे एक के बाद एक जवाब दे रहा है ये। मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा तू, तेरी शक्ल से भी मुझे नफरत हो रही है। अब गुस्से से राहुल घर से निकल जाता है और सीधा कविता के घर पहुंचता है। राहुल, तुम यहाँ अचानक? कविता, चलो हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, क्योंकि मेरी फैमिली शादी के लिए मान नहीं रही है। अरे ऐसे कैसे? मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा दूं, वो भी कोर्ट में? कविता, ये क्या कह रहा है? माँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसके बड़े भैया की शादी भी इसी हफ्ते है, इसकी भी शादी की बात चल रही थी, लेकिन इसने जब घर में मेरे बारे में बताया तो इसकी फैमिली नहीं मानी। पर बेटा, हम तुम्हारे बारे में कुछ जानते नहीं है, ऐसे कैसे अपनी बेटी की कोर्ट मैरिज करवा दे तुमसे? अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी पापा का बिजनेस संभाल रहा हूँ। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो जल्दी ही अपना खुद का बिजनेस कर लूंगा मैं, लेकिन फिलहाल मुझे 1 हफ्ते में कविता से शादी करनी है। मैं कविता को लेकर घर में उसी दिन जाना चाहता हूँ जिस दिन बड़े भैया मेरी भाभी को लेकर आएंगे। पापा प्लीज मान जाओ ना, प्लीज पापा। अब कविता के पिता इस शादी के लिए मान जाते हैं। वहीं 3 से 4 हफ्ते गुजरने के बाद पूरे विधि विधान के साथ गुंजन और विनोद की शादी हो जाती है। गुंजन और विनोद शादी करके घर की चौखट पर आते हैं कि तभी विनोद के पीछे उसका छोटा भाई भी चौखट पर आकर खड़ा हो जाता है। अरे मम्मी पापा, देखो छोटे भैया आ गए। और भैया, आपने शादी कर ली? आ गया तू आखिरकार, मुंह काला करवा कर। अजी रहने दीजिए, तमाशा मत कीजिए, हमारा छोटा बेटा हमारा लाडला है, अब उसने लव मैरिज कर ली है तो इसका भी मैं गृह प्रवेश करवा ही देती हूँ। अब उर्मिला की दोनों ही बहुएं कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करती हैं। चलो चलो, अब फटाफट आप दोनों अपना घूंघट पीछे करो, अब हम भी तो देखें हमारी भाभी का फाइनल ब्राइडल लुक कैसा है। अब दोनों ही देवरानी जेठानी अपना घूंघट पीछे करती हैं। तभी कविता अपने बगल में बैठी गुंजन को देखकर, गुंजन, तुम यहाँ? तुम भी कोर्ट मैरिज करके मेरी ससुराल में आ गई? 1 मिनट, तुम यहाँ कोर्ट मैरिज करके आई हो और ये पूरा परिवार रिश्ता लेकर मेरे घर पर आया था, जिसके बाद मैं शादी करके यहाँ आई हूँ। रुक जाओ, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो? और इतनी नफरत क्यों है तुम्हारे अंदर एक दूसरे के प्रति? नफरत नहीं तो और क्या होगी दादी जी, ये गरीब लड़की हमारे मोहल्ले में ही रहती थी, और ये गरीब लड़की हमेशा मेरी अमीरी से जलती थी, क्योंकि मैं इससे हमेशा खूबसूरत और डिजाइनर कपड़े पहनती थी। ऐसा कुछ नहीं है कविता, मैंने कभी तुमसे कोई चिड़िया नफरत नहीं रखी है, हर बार तुमने ही मुझे नीचे दिखाया है। अच्छा ठीक है, अब बात को ज्यादा आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों इस घर की देवरानी जेठानी हो तो कोशिश करना कि यहाँ कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो। जाओ, अब तुम दोनों अपने अपने कमरे में आराम करो, जाओ। अब गुंजन अपने पति के साथ अपने कमरे में आराम करती है तो वहीं कविता अपने कमरे में जाते ही, अरे राहुल, तुम्हारा घर कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं है? गृह प्रवेश के टाइम चौखट पर मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन सच कहूँ तो ये घर नहीं, एकदम कबूतर खाना लगता है। और तुम्हारा कमरा ये भी बहुत छोटा है, इससे ज्यादा बड़े तो मेरे घर की खिड़कियों के छज्जे होते हैं। कविता, तुम एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हो, लेकिन हम लोगों ने अभी अपना खुद का बिजनेस शुरू किया है। कुछ समय के बाद यहाँ भी सारी फैसिलिटीज होंगी। अब अगले दिन सुबह उठते ही कविता अपनी अमीर माँ को फोन करती है। माँ, मेरी तो किस्मत फूट गई लव मैरिज करके, इस घर में कुछ भी नहीं है। आप अभी के अभी इस घर के लिए एसी, सोफा, अलमारी और रसोई के लिए भी सभी इलेक्ट्रॉनिक मशीन भिजवा दीजिए। घर का ढांचा देखकर मुझे नहीं लगता कि रसोई में भी कोई फैसिलिटीज होगी। अब 4 से 5 घंटे के अंदर उर्मिला के घर के बाहर एक बहुत बड़ा ट्रक आता है।
जिस ट्रक से दहेज का सामान निकालकर लेबर मिस्त्री उर्मिला के घर में घुसने लगते हैं। अरे रुकिए रुकिए, ये सब किसका सामान है ये? अरे आप लोग कौन है और ये सामान किसका है? आप लोग ऐसे कैसे घर में आ सकते हैं? जेठानी जी, आप पहले साइड हो जाइए। आप जैसे गरीब ने इतना सामान एक साथ पहले कभी देखा भी था? और दूसरी बात, मम्मी जी, ये सारा सामान मैंने अपने मायके से मंगवाया है, क्योंकि मैं यहाँ इतने कम फैसिलिटीज में नहीं रह सकती। मैं एक अमीर घर की लड़की हूँ और मैं शुरू से फैसिलिटीज में पली बड़ी हूँ। बाप रे छोटी बहू, तेरी अमीर माँ ने तेरे लिए इतना सब कुछ भिजवाया है। बड़ी बहू देख रही है तू, तेरी माँ ने तो कुछ नहीं दिया। इसलिए कहा था माँ की गरीब बहू मतलब हमारी छोटी भाभी सबसे बेस्ट है। थैंक यू ननन जी। बस बस, बड़ी बहू को ताना देना बंद करो और तुम छोटी बहू अपना सामान अपने कमरे में ले जाओ। अब कविता अपने कमरे में एसी, आलीशान बेड और लग्जरी अलमारी लेबरों से सेट करवाती है और फिर रसोई में वो काफी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाकर रखवाती है। अब कुछ ही देर के बाद दोनों देवरानी जेठानी की पहली रसोई की रस्म होती है। एक काम करती हूँ, सबके लिए खाने में दाल मखनी, पूरी पुलाव और शाही पनीर बना लेती हूँ और मीठे में हलवा। तुम ही करो इतनी मेहनत गरीबों की तरह। मैं तो सबके लिए मैगी बना रही हूँ और मुझे तो खाना वाना बनाना नहीं आता। अब कविता पतीले में मैगी पकाने लगती है, जबकि गुंजन मसाला पीसने वाले मिक्सर में मसाला पीसने जाती है कि तभी कविता उसके हाथ से मिक्सर छीनकर, जेठानी जी, ये मिक्सर मेरे अमीर माता पिता ने यहाँ भिजवाया है। तुम जैसी गरीब ने पहले कभी इसका इस्तेमाल किया था जो आज करने जा रही हो? देवरानी जी, ससुराल हमारा है। इस ससुराल की हर एक चीज पर तुम्हारा और मेरा दोनों का ही हक बराबर है। बस यही सोचकर मैंने ये मिक्सी उठाया था, लेकिन शायद तुम्हारे मन में आज भी अमीरी और गरीबी का फर्क है। ठीक है, रख लो अपना ये मिक्सी, मैं सिलबट्टे पर ही मसाला पीस लूंगी। अब सिलबट्टे पर मसाला पीसकर गुंजन शाही पनीर, दाल मखनी, मिक्स वेज बनाकर तैयार करती है। कुछ ही देर के बाद दोनों ही देवरानी जेठानी खाना लाकर डाइनिंग टेबल पर रखती हैं। अरे बाप रे, एक तरफ शाही पकवान है तो दूसरी तरफ ये मैदे वाली मैगी। ये मैगी किसने बनाया है? दादी जी, ये मैगी मैंने बनाया है, मुझे खाना बनाना नहीं आता। और ये पकवान मैंने बनाया है दादी जी, आप लोग खाकर बताइए कैसे बना है। अब सभी लोग मैगी छोड़कर गुंजन के हाथ का शाही पकवान ही खाने लगते हैं। खाना तो बहुत अच्छा बना है बड़ी बहू। छोटी बहू, अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है तो अपनी जेठानी से सीख लो। मैं खाना बनाना क्यों सीखूं? ससुर जी, मैं एक अमीर परिवार की लड़की हूँ। मैंने अपने घर में कभी ये सब नहीं किया और फिर मैं इतना दहेज लेकर आई हूँ, इतना सामान इस घर में भरवाया है, इसलिए थोड़ी कि मैं काम करूँ। ये सब काम आप मेरी गरीब जेठानी से ही करवाइए। हाँ, सही कहा भाभी ने, ये सब काम तो मेरी गरीब भाभी पर ही सूट करता है। चुप रहो काजल, ये बार बार अमीरी गरीबी का फर्क इस घर में मत किया करो। अब सभी लोग खाना खाते हैं और अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। इसी तरह अगले दिन गुंजन उठती है और घर में झाड़ू लगाती है, पूजा करती है और फिर रसोई में जाकर खाना बनाती है। दूसरी तरफ अमीर कविता सुबह उठकर स्टाइलिश मॉडर्न कपड़े पहनकर हाथों में गुच्ची का बैग लिए अपनी ननद को आवाज लगाती है। इस घर में अपनी ननन को अपने फेवर में रखना पड़ेगा, तब ये मेरे लिए हर लड़ाई में बोलेगी। ननन जी, मैं पार्टी करने जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ क्लब, तुम भी चलोगी मेरे साथ? हाँ हाँ भाभी, मैं भी जाऊंगी। आज से पहले ऐसी पार्टी में मैं कभी नहीं गई, मुझे भी क्लब में जाकर पार्टी करना है। तभी वहाँ पर गुंजन आती है। देवरानी जी, आपको जाना है तो जाइए, लेकिन ननन जी की अभी उम्र नहीं है ऐसी पार्टी अटेंड करने की। चुप कीजिए बड़ी भाभी, आप खुद तो गरीब हैं। आपने कभी क्लबिंग की भी है जो आप बताने आई है यहाँ पर कि किसको क्लब में जाना चाहिए और किसको नहीं? सुन लिया जेठानी जी। खैर काजल, जाओ, मैंने एक स्टाइलिश ड्रेस तुम्हारे कमरे में रख दिया है, तुम उसे पहन लो। अब कविता अपने कमरे में जाकर स्टाइलिश ड्रेस पहनती है। मेरी अमीर भाभी कितनी अच्छी है, उन्होंने मुझे अपनी कितनी सुंदर ड्रेस दी है। अब घर का सारा काम छोड़कर कविता काजल को लेकर क्लब में आ जाती है। वहीं गुंजन जब घर में सबके कपड़े धो रही होती है तब उर्मिला, तुम देख रही हो घर के सारे काम बड़ी बहू करती है और छोटी बहू सिर्फ घूमने फिरने में लगी रहती है। और आज तो मेरी छोटी पोती को भी ले गई है घुमाने, वो भी छोटे छोटे कपड़ों में। माँ जी, तो क्या हो गया, हमारी छोटी बहू अमीर घर से है, उसकी सोच थोड़ी मॉडर्न है। उसके साथ हमारी काजल भी थोड़ी मॉडर्न हो रही है। अब गरीब बहू की तरह मैं अपनी बेटी को बस दिन भर कपड़े धोना ही नहीं सिखा सकती। अब ये सुनकर गुंजन को काफी अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। इसी तरह एक दिन घर में उर्मिला के कुछ मेहमान आते हैं। अरे शकुंतला, कलावती, तुम दोनों यहाँ आओ, अंदर बैठो ना चलकर। अब शकुंतला, कलावती जैसे ही हॉल में बैठती हैं, गुंजन आकर उन्हें प्रणाम करती है। खुश रहो बहू। आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय पानी और कुछ पकवान बनाकर लेकर आती हूँ। अब गुंजन रसोई में जाकर सबके लिए पकवान बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ कविता काफी छोटे टाइट कपड़े पहनकर हाथों में फोन लिए रील शूट करती हुई वहाँ आती है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? बहुत दिन हो गए थे लाइव आकर, आप लोगों से बात नहीं की थी। एक मिनट, मेरे घर में कुछ रिश्तेदार आए हैं, चलिए मैं आपको उनसे भी मिलवाती हूँ। अब कविता कैमरा लेकर रिश्तेदारों के पास आती है। जी, आप कौन है? एक बार कैमरे में अपना नाम बता दीजिए। अब कलावती, शकुंतला जो सोफे पर बैठी होती हैं, वो फौरन कविता को धक्का मारकर कहती हैं, अरे उर्मिला, ये तेरी छोटी बहू कुछ ज्यादा ही बेशरम नहीं है? इतनी टाइट टाइट छोटी छोटी कपड़ों में हमारे सामने आ गई। बड़ी बहू ने तो सर पर घूंघट तक रखा था और उसने तो हमें प्रणाम भी किया। हाँ, और ये तो इसे छोटे छोटे कपड़ों में वीडियो बना रही है। बताओ, जो वीडियो देख रहा होगा वो भी क्या ही कहता होगा तेरी बहू के बारे में कि इसको तो अपना शरीर दिखाने का शौक है। छोटी बहू, फोन बंद करो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुम्हारी यह हरकत किसी को पसंद नहीं आ रही है।
व्हाट द हेल इज दिस? तमाशा ही बना दिया आप लोगों ने तो, और मेरी सारी वीडियो खराब कर दी। तभी गुंजन वहां आती है और सबको चाय नाश्ता पकड़ाती है। देवरानी जी, आप ऐसे कपड़ों में मेहमानों के सामने, ये ठीक नहीं है, इसे बदल लीजिए। अच्छा, तो अब तुम जैसी गरीब जेठानी मुझे बताएगी कि मुझे कैसे कपड़े पहनने चाहिए और कैसे नहीं? बाप रे, इन दोनों देवरानी जेठानी में तो जमीन आसमान का अंतर है। और इमला, तेरी बड़ी बहू कितनी संस्कारी लग रही है, वही छोटी बहू बदतमीज नहीं आई, इतनी घटिया लगती है। सच कहूँ तो अब यहाँ बैठने का भी मन नहीं कर रहा है, हम जा रही हैं। अब गुस्से से मेहमान पानी पीकर ही घर से वापस चले जाते हैं। अब इसी तरह कुछ हफ्ते और गुजरे हैं, जिसके बाद गुंजन के पति विनोद का उसकी कंपनी में प्रमोशन हो जाता है और इसी खुशी में उर्मिला अपने घर में छोटी सी पार्टी करती है। पार्टी में कई मेहमान आते हैं और घर भी अच्छे से सजाया गया होता है। अरे मिला, तेरे बेटे का लाख लाख बधाइयां। तेरा बेटा तो दिन पर दिन तरक्की करता जा रहा है, भगवान उसे ऐसे ही तरक्की दिलाता रहे। सच में। वैसे पार्टी भी काफी आलीशान दी है तूने अपने बेटे के प्रमोशन पर। और सब कहाँ है? तेरी दोनों बहू भी कहीं दिख नहीं रही। अरे उधर देखो ना, मेहमानों को चाय पानी दे रही है बड़ी बहू, और दूसरी तरफ छोटी बहू उधर डीजे पर डांस कर रही है। अब मेहमान देखते हैं कि अमीर कविता छोटे छोटे कपड़ों में विनोद के ऑफिस के फ्रेंड्स के साथ डांस कर रही है, जबकि गुंजन मेहमानों को ट्रे में चाय पानी दे रही है। उर्मिला, तेरी बहू के अंदर शर्म लिहाज नहीं है क्या? देख ऐसे जेठ के दोस्तों के साथ छोटे छोटे कपड़ों में नाच रही है, वही तेरी बड़ी बहू कितनी इज्जत के साथ लोगों को चाय पानी पूछ रही है। तभी दूसरी तरफ डीजे के पास देवकी आती है। ये क्या तमाशा है छोटी बहू? तुम्हें शर्म नहीं आती? छोटे छोटे कपड़ों में जवान आदमियों के साथ नाच रही हो। अपनी जेठानी को देखो कितना काम कर रही है वो। तभी कविता की ननद काजल वहां आकर, अरे क्या है दादी, आप हर बार मेरी छोटी भाभी को ही क्यों परेशान करती है? अरे छोटी भाभी अमीर है, उन्होंने घर के काम नहीं किए कभी, और गरीब भाभी ने तो अपने गरीब घर में शुरू से झाड़ू पोछा बर्तन नहीं किया है, उन्हें करने दीजिए ये सब। शुक्र है ये काजल हमेशा मेरे पक्ष में ही बोलती है। हाँ काजल ठीक कह रही है दादी जी, ये सब मेरी गरीब जेठानी जी को ही करने दीजिए, मैं पार्टी एंजॉय कर रही हूँ। अब वहीं दूर खड़ी गरीब गुंजन ये सब सुनकर काफी मायूस हो जाती है। अब कुछ देर के बाद सभी लोग खाना पीना खा